नमस्कार सभी को। कैसे हैं आप लोग? कई दिनों बाद प्रश्न पिटारा सीरीज में हम लोग वीडियोज़ कंटिन्यू कर रहे हैं। तो अब से आप लोग रोज़ जो निर्धारित समय और है टाइम, उसके हिसाब से प्रश्न पिटारा सीरीज की आप वीडियोज़ देखेंगे। इससे पहले हमने 5 वीडियो बनाई है इस सीरीज में, और आपको पता होगा कि प्रश्न पिटारा में हम हिंदी साहित्य के जो परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं उनको हम चयनित करते हैं और फिर उस पर वीडियो बनाते हैं। तो उम्मीद है आपको पहले भी जो वीडियो थी वो काफ़ी अच्छी लगी थी और मददगार हुई थी। पिछले एग्ज़ाम्स में कई सारे प्रश्न उससे पूछे गए हैं। क्यों? रीज़न एकमात्र है क्योंकि ये प्रश्न सामान्य तौर पर पहले की परीक्षाओं में पूछे गए। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आपके सामने, खड़ी बोली कहाँ बोली जाती है? एक अत्यंत साधारण सा प्रश्न है खड़ी बोली के संदर्भ में, और यहाँ जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से एक ऑप्शन आपको चूज करना है कि खड़ी बोली कहाँ बोली जाती है। तो राइट आंसर है मेरठ। अब देखिए, अगर मेरठ ऑप्शन में नहीं रहेगा तो ऐसी स्थिति में खड़ी बोली के क्षेत्र को आपको याद रखना जरूरी है। मेरठ के आसपास के इलाकों में बिजनौर, शामली, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर और देहरादून के कुछ इलाकों में, साथ ही आप देखेंगे तो अम्बाला और पटियाला के कुछ हिस्सों में भी खड़ी बोली का प्रभाव है। ये यहाँ भी आज बोली जाती है। अब यह खड़ी बोली आपको पता होगा आगे चलकर जो आज की हिंदी है उसका रूप ले लेती है, लेकिन खड़ी बोली का जो रूप रहा है, हिंदी का जो प्रारंभिक रूप रहा है, जो बोली वाला रूप रहा है, उसका प्रयोग आज भी इन इन इलाकों में किया जाता है जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताई है। मेरठ, बिजनौर, शामली, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर और देहरादून के कुछ इलाकों में आज भी खड़ी बोली का प्रयोग किया जाता है। चलिए, अगला प्रश्न है हमारा जो नागरी लिपि से संबंधित है कि नागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? ऑप्शन में है खरोष्टी, ब्राह्मी, नागलिपि और हिब्रू। आपको बता दूं कि खरोष्टी और ब्राह्मी ये दो प्रमुख लिपियां रही है अपने समय की। खरोष्टी का प्रयोग, आपको इस बारे में अंदेशा होगा कि खरोष्टी जो लिपि रही है उसके अक्षर आकार में बड़े थे और थोड़े अटपटे से थे याद करने में, इसलिए उसका प्रचलन धीरे 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 कम हो गया और ब्राह्मी लिपि के दूसरे रूपों का जो है प्रयोग ज़्यादा होने लगा। और ये ब्राह्मी लिपि जो थी नागर ब्राह्मणों के द्वारा ज़्यादा इस्तेमाल की जाती थी। इस वजह से आगे चल कर के ये नागर ब्राह्मणों के प्रयोग और प्रवर्तन के कारण नागरी लिपि कहलाने लगी। तो इसका विकास किस लिपि से हुआ है? नागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। ये भी एक साधारण क्वेश्चन है जो नॉर्मली कई एग्जाम्स में आपके सामने आता है देखने के लिए। तीसरे प्रश्न में प्रवेश करते हैं। थोड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इससे रिलेटेड कई सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है। यहाँ पर मुख्यालय है तो आप मुख्यालय ही पढ़ें इसको। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। कई बार सवाल थोड़ा सा बदल दिया जाता है, तो आप जब आंसर पिक करें, ऑप्शन का चयन करें तो थोड़ा सोच समझ के करें, पूरे सवाल को समझते हुए करें। यहाँ पूछा है इस प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ है? ठीक है, ऑप्शन में है वर्धा, बेंगलोर, हैदराबाद और मद्रास। क्लियर? तो राइट आंसर है मद्रास, या हो सकता है कि यहाँ पे आपको चेन्नई भी देखने को मिले, तो वो राइट आंसर है। आपको यही वाला ऑप्शन चूज करना है। अब इससे रिलेटेड कुछ बातें और बता देता हूँ कि दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा की स्थापना कब हुई। तो याद रखना, इसकी स्थापना 1918 में हुई। कब हुई इसकी स्थापना? 1918 में। और इसका संपर्क कार्यालय, यहाँ पर मुख्यालय की जगह अगर आपसे पूछे संपर्क कार्यालय कहाँ है तो आपको आंसर करना है कहाँ पर है। इसका संपर्क कार्यालय है दिल्ली में। किस जगह पर है? दिल्ली। ये बड़े गौर से याद रखिएगा, दिल्ली में इसका संपर्क कार्यालय स्थापित हो। और इसका ध्येय वाक्य क्या रहा है ये भी कई बार पूछ लिया जाता है एग्जाम्स में कि दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का ध्येय वाक्य क्या रहा है। तो ध्येय वाक्य है एक राष्ट्रभाषा हिंदी हो,
और एक हृदय हो भारत जननी। एक हृदय हो भारत जननी, ये इस संस्था का ध्येय वाक्य है। तो ये भी एक प्रश्न के तौर पे पूछा जाता है, ये आपको ध्यान में रखना होगा। अच्छा, ये पूछा जाता है कई बार कि इसकी स्थापना या फिर संस्थापक सदस्यों में कौन लोग हैं, तो आपको याद रखना होगा कि इसकी संस्थापक सदस्यों में इसकी शुरुआत करने वाले एक तो गांधी जी रहे, महात्मा गांधी और एनी बेसेंट। महात्मा गांधी और एनी बेसेंट ने मिलकर ये संस्था का निर्माण किया, स्थापना की। इसके दूसरे कई सारे ये कह सकते हैं कि इसका जो क्षेत्र है वहाँ पर क्षेत्रीय कार्यालय भी है। वो क्षेत्रीय कार्यालय है एक तो केरला में, और उसके बाद में है एक कर्नाटका में, और एक है आंध्र प्रदेश में, और एक है तमिलनाडु में। ये 4 इसके क्षेत्रीय कार्यालय हैं। ये भी आप इससे संबंधित है तो याद रखें। इम्पोर्टेंट बात एक और, जब 1964 में 1964 में संसद में एक सभा हुई, और इस सभा में 1964 के साल में इस संस्था को, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा को, राष्ट्रीय महत्व की संस्था घोषित किया गया। क्लियर? इसकी स्थापना करने वाले सदस्य लोगों में गांधी जी और एनी बेसेंट है, लेकिन इसके पहले प्रचारक के तौर पे जिसका नाम लिया जाता है वो है देवदास गांधी। ये नाम भी याद रखिएगा, इन दिनों पूछा जा सकता है। इसके पहले प्रचारक के तौर पे कौन रहे? देवदास गांधी। तो ये दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है वो है, जो आपको ध्यान में रखने में भी हो सकता है कि परीक्षाओं में इससे संबंधित प्रश्न आए। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन थोड़ा साधारण सा है कि प ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? प एक ऐसी ध्वनि है जिसका उच्चारण स्थान है होठ, इसलिए ओष्ठ्य कहलाता है। प वर्ग के सभी व्यंजन जो है वो होठ का प्रयोग करते हैं बोलते वक्त, इसलिए ये वर्ग क्या है? ओष्ठ्य है। एक क्वेश्चन पूछा गया था आरपीसी में एक बार कि अगर आपके नीचे का होठ काट दिया जाए तो निम्न में से कौन सा ऐसा व्यंजन या वर्ण है जिसका उच्चारण आप नहीं कर सकते? उसमें प ऑप्शन में था, तो राइट आंसर आपको प चुनना है, क्योंकि प ओष्ठ्य है। ओठों का प्रयोग आपको करना होता है जब आप इसका उच्चारण करते हैं। तो थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो थोड़ा सोच समझ के जवाब दीजिए, बाकी आंसर वही रहता है। नेक्स्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार पूछा गया है परीक्षाओं में। गोस्वामी गोकुलनाथ द्वारा लिखित ग्रंथ का नाम, कई बार डायरेक्ट पूछ लिया जाता है गोकुलनाथ द्वारा लिखित ग्रंथ का नाम। तो इस क्वेश्चन में जो 4 ऑप्शन दिए गए उसमें से आपको चयन करना है, ज्ञान मंजरी, हितोपदेश, भुवन दीपिका या फिर 84 वैष्णवों की वार्ता। राइट आंसर क्या है? 84 वैष्णवन की वार्ता। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और ये ग्रंथ भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हिंदी साहित्य इतिहास के जो शुरुआती ग्रंथ रहे हैं जिनसे साहित्य इतिहासकारों ने कई सारी जानकारियाँ इकट्ठा की है, डेटा के तौर पे इसको लिया है। 84 वैष्णवन की वार्ता काफ़ी इम्पोर्टेंट ग्रंथ है इस दृष्टि से। गोकुलनाथ द्वारा लिखा गया एक और ग्रंथ भी है, आपको पता होगा, 252 वैष्णवन की वार्ता। ये भी ग्रंथ काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और ये दोनों ग्रंथ प्रामाणिक रूप से मिलते हैं जो गोकुलनाथ के द्वारा लिखे गए। क्लियर? इन दोनों ग्रंथों का नाम जरूर याद रखिएगा, पूछा जाता है कई परीक्षाओं में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नेट के एग्जाम में तो हर बार पूछा जाता है। आल्हा खंड के रचयिता कौन है? अब सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि आल्हा खंड कौन से ग्रंथ का है, कौन से ग्रंथ से लिया गया है। आल्हा खंड लिया गया आपका परमाल रासो से। परमाल रासो एक रासो ग्रंथ है। क्लियर? और ये जगनिक के द्वारा लिखा गया है, तो इसका आल्हा खंड के रचयिता का नाम भी जगनिक है और परमाल रासो के रचयिता का नाम भी जगनिक है। आपको बता दूं कि परमाल रासो के 2 खंड है, एक आल्हा खंड है और एक ऊदल खंड है। प्रामाणिक रूप से आल्हा खंड ही हमें प्राप्त होता है, एक ही
खंड उपलब्ध है इस परमाल रासो ग्रंथ का। और इस ग्रंथ में परमाल रासो में जगनिक ने किसके बारे में बात की है? महोबा एक रियासत है, महोबा के राजा रहे हैं परमर्दी देव। महोबा के राजा रहे परमर्दी देव, जिनको परमाल भी कहा जाता है। ये इन्हीं के दरबार में रहते हुए लिखा गया। इनके दो वीर रहे आल्हा और उदल, ये दो इनके सेना नायक रहे हैं, आल्हा उदल। ये ग्रंथ इन्हीं को आधार बनाकर इनकी वीरता का वर्णन करता है, जो लिखा गया है जगनिक के द्वारा। मेरे हिसाब से आपका उत्तर क्लियर हो गया। आल्हा खंड के रचयिता जगनिक है। आल्हा खंड किस ग्रंथ का हिस्सा है? परमाल रासो का है। परमाल रासो जब ग्रंथ लिखा गया तो आश्रयदाता राजा कौन थे? महोबा के राजा रहे हैं परमर्दी देव, जिनका दूसरा नाम यानी कि उपनाम है परमाल। क्लियर? तो ये क्वेश्चन सभी आप दिमाग में रखिएगा, परीक्षाओं में इससे संबंधित प्रश्न ज़्यादा पूछे जाने लगे हैं आजकल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न कहता है कि निम्न में से, जो ऑप्शन दिए गए उनमें से आलवार महिला संत कौन है? नैनार और आलवार दो प्रकार के मत थे दक्षिण भारत में। जो नैनार रहे हैं वो नैनार शैव थे, मतलब भगवान शिव की पूजा अर्चना में विश्वास करते हैं। और जो आलवार थे वो लोग भगवान विष्णु की उपासना करते हैं, विष्णु को भगवान मानते हैं। अब आलवार संतों में एकमात्र महिला है। 12 संतों की यहाँ पे एक हमें सूची मिलती है अलग अलग ग्रंथों में, इसमें एक महिला संत भी है। ऑप्शन देखिए, आंडाल, जकमासी, सहजोबाई या मीराबाई। अब सही उत्तर क्या है? आंडाल। आंडाल का एक दूसरा नाम भी प्रचलित है। आंडाल का कहीं कहीं पर कोदई नाम मिलता है। तो अगर कोदई ऑप्शन में आए, आंडाल ऑप्शन में ना आए, तो ऐसी स्थिति में कोदई भी राइट आंसर है, क्योंकि कुछ जगह पर कोदई नाम मिलता है, कुछ जगह पर आंडाल नाम मिलता है। क्लियर? कोदई के लिखे हुए या आंडाल के लिखे हुए ग्रंथ कौन से हैं, ये भी ध्यान में रखिए, क्योंकि एकमात्र आलवार महिला संत है, तो इस दृष्टि से उनके ग्रंथों के बारे में भी प्रश्न बन सकता है। इन्होंने 2 ग्रंथ लिखे, एक का नाम है निरुपावे और दूसरे ग्रंथ का नाम है नच्चियार तिरुमोशी। नच्चियार तिरुमोशी। मेरी राइटिंग यहाँ पे थोड़ी सी बिगड़ रही है, क्योंकि कई दिनों से ये स्क्रीन पे लिखने की प्रैक्टिस मेरी चली गई है। काफ़ी दिनों के बाद ये वीडियो आ रहा है, तो आप लोगों को वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए। और जो लोग आपके साथ ही परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो ऐसे हैं प्रश्न पिटारा वाले, जो 2nd ग्रेड से लगाकर टीजीटी पीजीटी की तैयारी करने वाले लोगों से लेकर के नेट जेआरएफ की तैयारी करने वाले, सेट की तैयारी करने वाले, या फिर स्टेट पीसीएस में जो भी लेक्चरर, स्कूल लेक्चरर, कॉलेज लेक्चरर या असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करने वाले लोग हैं, उनके सभी के लिए समान रूप से उपयोगी है। तो आप अपना प्यार इस वीडियो पे ज़रूर दीजिए। अगर ऐसा रहा, रेस्पॉन्स अच्छा रहा, तो जल्दी हम लोग कंटिन्यू इसके वीडियो आपको अपलोड करते रहेंगे। हर मंगलवार के दिन, गुरुवार के दिन और शनिवार के दिन दोपहर को 2 बजे इससे रिलेटेड वीडियो आपको मिलते रहेगी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तुलसीकृत कृष्ण काव्य निम्न में से कौन सा है? तुलसीदास राम भक्ति काव्य शाखा के प्रतिनिधि कवि है ना, आप लोग जानते ही हैं। ये राम भक्ति काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि है, लेकिन इन्होंने कृष्ण काव्य भी लिखा है। अब एक और इम्पोर्टेंट बात याद रखना, इन्होंने जो कृष्ण काव्य लिखा है वो ज़्यादातर कौन सी भाषा में? ब्रज भाषा में। ज़्यादातर बोल रहा हूँ मैं, सारा का सारा नहीं। और इन्होंने जो राम भक्ति शाखा का काव्य लिखा है वो है अवधी में। क्लियर? ज़्यादातर। तो ये आप वर्गीकरण निश्चित रूप से ध्यान में रखें। इनमें से कौन सी रचना है जो कृष्ण भक्ति से संबंधित है और तुलसीदास की है? कृष्णायन है कि कृष्णचरित है कि कृष्ण चंद्रिका है कि कृष्ण गीतावली है? तो राइट आंसर क्या है? कृष्ण गीतावली है। तुलसीदास के 37 ग्रंथों की एक तरीके से बात की जाती है, लेकिन रामचंद्र शुक्ल इत्यादि के अनुसार इनके द्वारा लिखे गए 12 ग्रंथ ही प्राप्त हुए हैं, और वो 12 ग्रंथ प्रामाणिक रूप से
मान्य है ये तुलसीदास के ग्रंथ है। क्लियर, ये भी क्वेश्चन याद रखिए। 37 ग्रंथों के बारे में बात की जाती है हर जगह पर, और मान्य कितने ग्रंथ हुए हैं या प्रामाणिक रूप से कितने प्राप्त हुए, वो है 12 ग्रंथ। कृष्ण गीतावली कृष्ण काव्य से संबंधित ग्रंथ है जो तुलसीदास के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, ये किसकी पंक्ति है, ये लाइन किस कवि की है? ऑप्शन है संत दादू दयाल, संत रैदास, संत पीपा और संत पलटू दास। तो आप सभी लोग इस भजन को कई बार सुने होंगे। ये रैदास की एक भजन की पंक्ति है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। रैदास का दूसरा नाम आपको कई जगह पर रविदास मिलता है, तो ये भी याद रखिएगा। अगर रैदास नाम न दे करके रविदास नाम दे तब भी ऑप्शन वही सही होगा। अगला प्रश्न है हमारा, इनमें से कौन रीतिबद्ध नहीं है? ध्यान रखिए क्या पूछा है, रीतिबद्ध नहीं है। कई बार नहीं को हम पढ़ते नहीं हैं या फिर नहीं पर हमारा ध्यान नहीं जाता है, तो जब आप एग्ज़ाम में बैठें तो प्रश्न को बड़े आराम से तल्लीनता से पढ़े। आपका ध्यान पूरा प्रश्न पर होना चाहिए, ऑप्शंस पे बाद में ध्यान जाना चाहिए। रीतिबद्ध कवि नहीं है मतिराम, केशवदास, घनानंद या चिंतामणि। अब आपको बताना है रीतिबद्ध कवि नहीं है। रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त के बारे में एक बहुत बढ़िया से समझाते हुए वीडियो मैंने डाला हुआ है, तो आप वो वीडियो भी देखिए। अगर आपका कहीं पर भी इस संबंध में कोई डाउट है तो वो आपका क्लियर होगा। देखिए रीति सिद्ध कवियों में नाम आता है बिहारी का, बिहारी को रीति सिद्ध कवि माना गया है। रीतिबद्ध कवियों में बहुत सारे कवि हैं, और रीति मुक्त कवियों में नाम जो जिन जिन लोगों का आता है वो है घनानंद, बोधा, आलम इत्यादि लोग, सुजान वगैरह जो घनानंद से संबंधित हैं। अब देखिए यहाँ पूछा क्या था, रीतिबद्ध नहीं है, तो घनानंद नहीं है रीतिबद्ध। घनानंद रीति मुक्त कवि है। घनानंद कौन से? रीति मुक्त कवि है। बाकी ये सब रीतिबद्ध कवि है। रीतिबद्ध कवि किसको कहते हैं? जिन्होंने एक तरीके से आचार्यत्व स्थापित करते हुए कविता कैसे की जाती है, अलंकारों का प्रयोग कैसे किया जाए, छंदों का प्रयोग कैसे किया जाए, छंदों की क्या बनावट और रचावट होती है, इस बारे में लक्षण ग्रंथ लिखे। लक्षण ग्रंथ लिखने वाले कवि कौन हुए? रीतिबद्ध हुए। इन्होंने रीति बांधी, मार्ग बनाया कि इस मार्ग से आप कविता कीजिए। इसमें मतिराम, केशवदास, चिंतामणि का नाम आता है, और भी है, भिखारीदास वगैरह भी हैं। इस बारे में पूरा डिटेल वीडियो अलग से डाला हुआ है। और रीति सिद्ध वो कवि हुए जिन्होंने आचार्य कवियों की बात को मानते हुए अपने काव्य में इसका प्रयोग किया है, और इन्होंने कोई भी प्रकार का लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा है। रीति मुक्त कवि वे हुए जिन्होंने न तो आचार्यों की बनाई हुई परंपरा का निर्वाह पूर्ण रूप से किया है, और न ही इन्होंने कोई रीति से संबंधित कोई ग्रंथ, लक्षण ग्रंथ लिखा है। ऐसे कवियों में घनानंद का नाम प्रमुख रूप से लिया जाता है, तो ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, आधुनिक काल से है, कौन सा लेखक भारतेंदु मंडल का नहीं है? भारतेंदु मंडल के रचनाकारों की सूची जरूर दिमाग में रखिएगा। इस संबंध में सेपरेट वीडियो डाला हुआ। आधुनिक काल के सभी वीडियो आपको NDA नेट JRF वाले चैनल पे मिल जाएंगे, जो कि दूसरा चैनल है। अगर आप नेट JRF या EMRS की तैयारी अभी कर रहे हैं तो आप उस चैनल को ज़रूर ज्वाइन कीजिए। मैं आपको इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। भारतेंदु मंडल के कवियों में नहीं है ऐसा पूछा है। प्रताप नारायण मिश्र है, बालकृष्ण भट्ट भी है, प्रेमधन भी है, और श्रीधर पाठक जो है वो इस मंडल के कवि नहीं है, तो ये आंसर राइट होगा। इसके अलावा कौन कौन लोग हैं? इसके अलावा आप बद्री नारायण चौधरी, प्रेमधन का नाम तो आ ही गया, ठाकुर जगमोहन सिंह भी है, अंबिका दत्त भी है, और राधाचरण गोस्वामी भी है। ये भारतेंदु मंडल के कवि हैं। राधाचरण गोस्वामी, अंबिका दत्त भी भारतेंदु मंडल के कवि हैं, और ठाकुर जगमोहन सिंह, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमधन, ये सब भारतेंदु मंडल के कवि है, और श्रीधर पाठक जो है इस मंडल के कवि नहीं है, याद रखिए। अगला प्रश्न हमारा सिंपल सा प्रश्न है, एक भारतीय आत्मा नाम से कविता की रचना किसने की है? एक भारतीय आत्मा किसको कहकर बुलाया जाता था? तो आपको ये तो पता होगा कि एक भारतीय आत्मा के नाम से माखनलाल चतुर्वेदी प्रसिद्ध रहे हैं। ये आपको ध्यान में रखना है।
यस, ये वाला क्वेश्चन बड़ा मज़ेदार क्वेश्चन है, थोड़ा टेक्निकल है, तो जो लोग समझते हैं इस पूरे टॉपिक को, बहुत गहरे से समझते हैं, वो लोग इसको सही करेंगे, और जो लोग ऊपरी तौर पर रट रटा के जाते हैं तार सप्तक को, वे लोग इस क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। पूछा क्या है, इनमें से कौन सा नाम सही नहीं है, ठीक है, ये है सही नहीं है, ये नहीं बीच में से गायब हो गया, सही नहीं है कौन सा है, पहला तार सप्तक, दूसरा तार सप्तक, तीसरा तार सप्तक और तार सप्तक। अब आपको लग रहा होगा कि चारों ही सही है, गलत क्या है इसमें, लेकिन टेक्निकली एक चीज़ गलत है। ये जो पहला तार सप्तक है ना, इस नाम से कोई किताब है ही नहीं, पहला तार सप्तक के नाम से कोई किताब नहीं है। पहला तार सप्तक जो है वो वास्तव में वास्तविक रूप से नाम है उसका तार सप्तक, फिर उसके बाद दूसरा तार सप्तक और तीसरा तार सप्तक रहा है। क्लियर। तार सप्तक का प्रकाशन 1943 में अज्ञेय के द्वारा किया गया था, और फिर उसके बाद में दूसरा सप्तक जो आया, अब इसके आगे भी तार वर्ड नहीं है, आपको याद रखने के लिए जो है ध्यान में रखना है, दूसरा सप्तक और तीसरा सप्तक रहे हैं। दूसरा सप्तक जो है वो आया था 1949 में, लेकिन इसका प्रकाशन कब हुआ, 1951 में, ये अलग से याद रखिएगा। और तार सप्तकों का प्रकाशन भारतीय ज्ञानपीठ से हुआ है, भारतीय ज्ञानपीठ से हुआ है। ये किताबें कहाँ से छप के आई थी, भारतीय ज्ञानपीठ नाम के प्रकाशन से। और तीसरा सप्तक जो है वो आया 1959 में, 1959 में। और चौथा तार सप्तक भी है जिसमें आपके नंद किशोर आचार्य रहे हैं, वो तार सप्तक प्रकाशित हुआ है चौथा 1979 में। क्लियर। ये सारे सन याद रखना, और इससे संबंधित एक वीडियो मैंने जस्ट अभी थोड़ी देर पहले EMRS PGT TGT वाले ग्रुप में शेयर किया है, जहाँ पे आपको डिटेल में एक एक बात जो है तार सप्तक के बारे में बताई गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अज्ञेय से ही संबंधित है आधुनिक काल का। अज्ञेय की कौन सी रचना यात्रा पर आधारित है, यात्रा वृत्तांत के तौर पे कौन सी रचना है। एक बूंद सहसा उछली, आत्मनेपद, बाबरा अहिरी और जयदौल, ये चार ऑप्शन दिए गए हैं। राइट आंसर कौन सा है, यात्रा वृत्तांत इसमें से एक ही है, एक बूंद सहसा उछली। इस बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि ये किताब कब आई थी, 1960 में आई थी। 1960 में जब ये किताब प्रकाशित हुई तो इसके पीछे एक लंबी कहानी रही है। उस समय में यूनेस्को ने कई कवियों और लेखकों को आमंत्रित किया यूरोप यात्रा पर, मतलब ये एक तरीके की स्पॉन्सर्ड यात्रा थी जो अज्ञेय ने की थी, यूनेस्को ने इसको स्पॉन्सर किया था। इस यात्रा पर अज्ञेय जब यूरोप गए, उस दौरान उन्होंने जो जो नोट्स लिखे उस यात्रा के दौरान, वो वापस आकर के इन्होंने एक बूंद सहसा उछली नाम के यात्रा वृत्तांत पुस्तक के रूप में रखा है। एक बूंद सहसा उछली इसी लाइन का, इसी फ्रेज का इस्तेमाल अज्ञेय ने अपनी एक कविता में भी किया है ना, तो आप याद रखिएगा इसको भी। एक बूंद सहसा उछली की पहली ही पंक्ति जो है ना अपने आप में बड़ी विशिष्ट है, और इससे भी कई बार पूछा जाता है प्रश्न। घुमक्कड़ी एक प्रवृत्ति ही नहीं, एक कला है, ये पंक्ति किसकी है। अगर वहाँ पे आपको राहुल सांकृत्यायन मिलेगा तो बिना सोचे समझे आप लोग राहुल सांकृत्यायन पर जो है सही का निशान लगा देंगे, लेकिन ये पंक्ति किसकी है, ये अज्ञेय की पंक्ति है, और एक बूंद सहसा उछली यात्रा वृत्तांत की पहली लाइन है। इसके अलावा भी अज्ञेय ने यात्रा वृत्तांत लिखे हैं, उस यात्रा वृत्तांत का नाम है अरे यायावर रहेगा याद। और ये जो यात्रा वृत्तांत है ये इस एक बूंद सहसा उछली से पहले आया था, ये आया था 1953 में, 1953 में। क्लियर। ये सब चीज़ें याद रखिएगा, मैं एक प्रश्न में कई सारे प्रश्न जो है वो लेके चल रहा हूँ। जैसे इसमें ये है कि यात्रा वृत्तांत कौन से अज्ञेय के, एक बूंद सहसा उछली, अरे यायावर रहेगा याद। एक बूंद सहसा उछली का प्रकाशन 1960, और अरे यायावर रहेगा याद का प्रकाशन 1953। एक बूंद सहसा उछली की भूमिका, या फिर ये कहें कि इसकी पृष्ठभूमि क्या है, यूरोप यात्रा जो यूनेस्को द्वारा करवाई गई थी। ये सब चीज़ें जो है अपने आप प्रश्न बन जाती कई बार परीक्षाओं में। नेक्स्ट, ये भी आधुनिक काल का प्रश्न है, निम्न में से कौन सी रचना शमशेर बहादुर सिंह की है। देखिए सारी पीली 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 लिखा हुआ आ रहा है हर ऑप्शन में, तो कन्फ्यूजन होगा।
शमशेर बहादुर सिंह की रचना जो है वो है एक पीली शाम। एक पीली शाम 1953 में प्रकाशित हुई थी। प्रयोगवादी कवि रहे हैं शमशेर बहादुर सिंह, आप जानते हैं इनके बारे में। और एक डिटेल वीडियो शमशेर बहादुर सिंह की रचना प्रक्रिया और इनके जीवन परिचय और रचनाओं के परिचय के बारे में ऑलरेडी चैनल पे हैं, आप लोग खोज के देख सकते हैं अगर आप जो पढ़ रहे हैं उस कंटेंट में शमशेर बहादुर सिंह सिलेबस का हिस्सा है तो। स्पेशली अभी जो EMRS वाले एग्ज़ाम चल रहे हैं वो मतलब होंगे, उनमें शमशेर बहादुर सिंह से सवाल पूछे जाएंगे क्योंकि वो सिलेबस का पार्ट है। इसके अलावा बाकी वाले ऑप्शन देख लेते हैं। पीली छतरी वाली लड़की एक कहानी है जो उदय प्रकाश ने लिखी है। उदय प्रकाश अभी आधुनिक काल के कहानीकारों में या गद्यकारों में विशिष्ट स्थान रखते हैं, तो इनको ज़रूर याद रखिएगा। और आपकी पीली रात जो है ये एक पंत की कविता है, सुमित्रानंदन पंत की एक कविता है पीली रात। पीली आंधी के बारे में कई बार नेट में सवाल देखा है, नेट में पूछा जाता है पीली आंधी के रचनाकार कौन है, तो याद रखना पीली आंधी के रचनाकार है प्रभा खेतान। प्रभा खेतान ने पीली आंधी लिखा। और प्रभा खेतान की आत्मकथा को कई बार पूछा जाता है, बड़ी विशिष्ट आत्मकथा है, तो याद रखिएगा प्रभा खेतान की आत्मकथा का नाम है यातना, संघर्ष और संकल्प। यातना, संघर्ष और संकल्प नाम से प्रभा खेतान की आत्मकथा प्रकाशित हुई है। इसके अलावा और कौन सा बच गया, बाकी सब तो हो ही गया। अच्छा, एक और चीज़ याद रखना, शमशेर बहादुर सिंह ने एक पीली शाम में निराला के लिए कुछ लिखा है। निराला को महाकवि मानते हैं, निराला को संबोधित करते उन्होंने लिखा, भूल कर जब जब राह भटका, तुम्हीं झलके हे महाकवि, सगन तम की आँख बन मेरे लिए। ये पंक्ति पूछ ली जाती है कि ये पंक्ति किसकी है, तो आपको आंसर करना है कि ये पंक्ति शमशेर बहादुर सिंह की है। किसके लिए लिखी गई है ये पंक्ति? लिखी गई है शमशेर बहादुर सिंह ने निराला के लिए, क्योंकि वो निराला को विशिष्ट मानते हैं। निराला उनके लिए बहुत ही प्रिय कवि है, महाकवि की संज्ञा देते हैं वो। एक और जैसे ये पीली रात, पीली आंधी, पीली छतरी वाली और ये सब पीली शाम वगैरह आए ना, इसी तर्ज पे मुझे अचानक से याद आ गया एक रचना है सफ़ेद रात। अब मैं आपको नहीं बताऊंगा, मैं आपको बाद में बताऊंगा इस रचना की रचनाकार कौन है। आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि सफ़ेद रात के रचनाकार कौन है। कमेंट में लिखिए जल्दी से, आपको आपने कितना अच्छे से पढ़ा है, कितना गहरे से पढ़ा है, पता चल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और साथ ही साथ ये प्रश्न के साथ साथ मैं कई सारी चीज़ें आपको और एक्स्ट्रा बताऊंगा। प्रपद्यवाद के बारे में बताऊंगा। प्रपद्यवाद किसका पर्याय है? नाम सुना आपने, प्रपद्यवाद किसका पर्याय है? तो सबसे पहले मैं आपको उत्तर डायरेक्ट बता देता हूँ कि प्रपद्यवाद प्रयोगवाद का ही पर्याय है। क्लियर? लेकिन इसके बारे में मैं थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस कर लेता हूँ ताकि आपको एकदम क्लियर हो ये टॉपिक। आज के परीक्षाओं के पैटर्न में बहुत सारे प्रश्न जो है ना पूछे जाते हैं ये इस तरीके से प्रपद्यवाद से रिलेटेड। आपको याद होगा नकेनवाद के जो संस्थापक रहे वो 3 लोग रहे हैं, एक नलिन विलोचन शर्मा, दूसरे केसरी कुमार और तीसरे नरेश। और इसी के तीनों के शुरुआत के जो अक्षर रहे, नलिन का न, केसरी सिंह का के और नरेश का न, ये तीनों मिलाकर बना नकेन। है क्या ये नकेनवाद? ये नकेनवाद प्रयोगवाद की प्रवृत्तियों को लेते हुए एक आलोचना के क्षेत्र में आंदोलन रहा है। ध्यान रखना, नकेनवादी मूलतः क्या है? आलोचना है, आलोचना रचनाकार है। ये आलोचना पे इनका फोकस है। ये एक नई आलोचना पद्धति स्थापित करते हैं जिनके यहाँ पर मुक्ति और स्वच्छंदता 2 बड़े, ये कह सकते हैं कि प्रस्थान बिंदु है। मुक्ति और स्वच्छंदता पर आधारित ये आलोचना पद्धति रही है। इस नकेनवाद की स्थापना कब हुई? 1956 में, 1956 में नकेनवाद की स्थापना हुई और एक पुस्तक प्रकाशित हुई नकेन के प्रपद्य, और वहीं से ये चीज़ प्रपद्यवाद प्रचलित हुई। ध्यान ये रखना कि नकेनवाद और प्रपद्यवाद ये दोनों नाम कोई आलोचकों ने नहीं दिए हैं, बल्कि ये नाम इन्होंने खुद ने ही अपने लिए रखे हैं। इसका आधार क्या है? इसका आधार है प्रयोगवाद।
लेकिन उस आधार पर खड़े रह कर के अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाते हैं। ये कहते हैं कि जैसे निराला इत्यादि के लिए प्रयोग साधन है, निराला और प्रयोगवादी कवियों के लिए प्रयोग क्या है? साधन है। लेकिन हमारे लिए प्रयोग क्या है? हमारे लिए प्रयोग साध्य है। ये लाइन भी याद रखा, बिल्कुल प्रश्न आता है इस पंक्ति से डायरेक्ट कि नकेनवादियों के अनुसार प्रयोग क्या है। अब आप सही उत्तर का जो है चयन कीजिए कि यहाँ प्रयोग साधन है या साध्य है, या ये लोग प्रयोग को साधन मानते हैं, साध्य नहीं मानते हैं। ये प्रयोग को साध्य मानते हैं, साधन नहीं मानते हैं। इस तरीके से उलझाऊ स्टेटमेंट बना करके आपसे सही गलत का पूछा जा सकता है या मिलान का पूछा जा सकता है। तो ये ज़रूर आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। ये मानते हैं कि कविताओं के क्षेत्र में, गद्य के क्षेत्र में और आलोचना के क्षेत्र में अलग अलग ऐसे 3 लोगों के नाम लेते हैं स्पेशली, जो बताते हैं कि कविता के क्षेत्र में निराला सबसे बड़ा नाम है। कविताओं के दायरे में अगर बात की जाए तो निराला को सबसे बड़ा रचनाकार मानते हैं। कहानियों में और गद्य में बात की जाए तो ये प्रेमचंद को नकेनवादी सबसे बड़े रचनाकार मानते हैं। और आलोचना के क्षेत्र में ये शुक्ल जी को सबसे बड़ा और बेहतरीन आलोचक मानते हैं। क्यों? क्योंकि ये मानते हैं कि ये मुक्ति और स्वच्छंदता के लिए अपनी रचना प्रक्रिया करते हैं। क्लियर? स्वच्छंदता क्या है? विषय को आधार बन के जो नवीनता स्वीकार की जाती है, या विषय को आधार बना करके जो नवीनता एक रचनाकार अपनाता है, वो है स्वच्छंदता नकेनवादियों के अनुसार। और मुक्ति क्या है? मुक्ति है कविता की रूपगत मुक्ति। जैसे निराला ने पुराने छंदों को एक तरीके से स्वीकार करने के साथ साथ उन्होंने कहा कि कविता मुक्त छंद में भी हो सकती है ना। कविता के पैरामीटर्स एग्जैक्ट वही फॉलो किए जाए, ये कोई ज़रूरी नहीं है, भाव वहाँ पे इम्पोर्टेंट है। तो कविता की मुक्ति निराला ने आधुनिक काल में आके की, और इसलिए शायद नकेनवादी निराला को सबसे बड़ा कवि मानते हैं, स्वीकार करते हैं। नकेनवादियों का ये भी मानना है कि आलोचना सृजन और कला का क्या है? शेषांश है। आलोचना क्या है? जो बात सृजन में पीछे बच जाती है, कला के रूप में नहीं आती है, ये मिल करके क्या बनती है? बाद में आलोचना में कहीं ना कहीं मुखर होती है। ऐसा मानना है नकेनवादियों का या प्रपद्यवादियों का। नकेनवादी ये भी मानते हैं कि भावुकता नहीं होनी चाहिए कविता में। इसका मतलब है कि ये भावुकता के विरोधी रहे हैं, बौद्धिकता और वैज्ञानिकता के पक्षधर रहे हैं। जैसे प्रयोगवाद रहा है वैसे ही नकेनवाद भी रहा है। नकेनवादियों के थोड़े से आलोचना के पैरामीटर्स अलग हैं, क्योंकि प्रयोगवाद कविता के क्षेत्र में था, प्रयोगवाद आलोचना के क्षेत्र में नहीं था। आलोचना के क्षेत्र में प्रयोगवाद को आधार बना करके नकेनवाद या प्रपद्यवाद अस्तित्व में आया। ये दोनों डिफरेंट चीज़ें, अलग अलग चीज़ें, इनको आप अलग अलग याद रखिएगा, मैस मत कर दीजिए। चलिए अगला प्रश्न है आधुनिक काल से ये कटरा बी आरजू, कटरा अलग है, बी अलग है, कटरा बी आरजू किसकी रचना है? असगर वजाहत, गुलशेर काशानी, राही मासूम रज़ा और अब्दुल बिस्मिल्लाह। राइट आंसर क्या है? सब जानते हैं, कटरा बी आरजू राही मासूम रज़ा की एक बहुत प्रसिद्ध रचना है। अब आप बताइए मुझे कि ये जो रचना है इसका विषय क्या है? कटरा बी आरजू 1978 में प्रकाशित हुई, 1978 में ये रचना प्रकाशित हुई। इस रचना का आधार रहा है इमरजेंसी के समय सरकारी अधिकारियों ने किस तरह जनता के साथ में व्यवहार किया, उनका शोषण किया, उनके साथ अत्याचार किया। ये इस परिदृश्य में लिखा गया एक उपन्यास है जिसको राही मासूम रज़ा ने लिखा है। सब लोग परिचित हैं इनसे। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इन दिनों में परीक्षाओं में पूछा जा रहा है। नेपथ्य राग किसका नाटक है? तो नेपथ्य राग में डायरेक्ट आपको उत्तर बता दूं, मीराकांत का नाटक है। किसका नाटक है? तो रचना भी याद रखना है। ये रचना विधा कौन सी है? नेपथ्य राग की रचना विधा नाटक है, और इसको लिखा किसने? मीराकांत ने लिखा है। कब ये आया? नेपथ्य राग आया 2004 में, बिल्कुल आधुनिक नाटकों में है। अब इससे रिलेटेड दूसरे क्वेश्चन, क्योंकि ये प्रश्न के तौर पे पूछा गया है, तो अब याद रखिएगा आगे
कि इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बन सकते हैं ना, इसके चरित्रों पर, इसके प्रकाशन वर्ष को लेकर के, इसकी विधा को लेकर के, उन पर भी थोड़ा फोकस रखिए, क्योंकि आज की दूसरी परीक्षाओं में इस पैटर्न से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो नेपथ्य राग की जो मुख्य किरदार है वो है मेघा। क्लियर? और इस नाटक का आधार क्या है? इस नाटक का आधार है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का शासन। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का शासन है। एक्चुअली होता क्या है, कहानी बड़ी अजीब ढंग से शुरू होती है। कहानी जब ये शुरू होती है नाटक की, तो नाटक की शुरुआत में पहले दृश्य में मेघा और उसकी माँ आपको मंच पे दिखाई देती है। मेघा जो है एक दफ्तर में काम करती है, 9 to 5 टाइप के, और एक 22-23 साल की लड़की है, और उसको चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में एक ग्राम बाला है, एक लड़की है, गांव की बालिका है, जिसका नाम है खना। इस खना के बारे में कहीं से पढ़ने को मिलता है, सुनने को मिलता है, और ये बताया जाता है कि खना जो है एक विदुषी महिला थी, लेकिन चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नवरत्नों में उसको शामिल होने के लिए क्या संघर्ष करना पड़ा, कैसे संघर्ष करना पड़ा, इसके बारे में बात उसको ये पता चलती है। खना जो है, उसके ससुर जी हैं, वो विक्रमादित्य के नवरत्नों में हैं, मगर ससुर जी नवरत्नों में हैं, इसके बावजूद भी खना का प्रवेश चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के उस नवरत्नों की सभा में नहीं होता है, मना कर दिया जाता है उसको। और फिर वो कैसे अपने अस्तित्व को बचाती है, किस तरीके से वो अपनी पहचान बनाती है, इसके बारे में मेघा सोचती है। तो आधुनिक काल हो, चाहे वो पुराना समय हो, चाहे वो कोई भी समय रहा है, स्त्री को हमेशा से पुरुष सत्तात्मक समाज में संघर्ष करना पड़ा। ये नाटक इस बारे में बात करता है। क्लियर? तो ये इसकी पृष्ठभूमि रही है। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासन के समय को लेकर के इसमें एक बीच में कहानी आती है, जिस कहानी के आधार पे आधुनिक काल की महिलाओं की परिस्थितियों को और उनके संघर्ष को इस नाटक में दिखाया गया है। अगला प्रश्न है जो सभी को याद हर समय रखना चाहिए, क्योंकि चाहे वो रिटर्न एग्ज़ाम है, चाहे वो इंटरव्यू से रिलेटेड एग्ज़ाम है, या फिर कोई भी प्रकार का एग्ज़ाम है, इससे निसंदेह कोई ना कोई प्रश्न आपके सामने रहता है। रामचरितमानस से, रामचरितमानस के जो अध्याय है उनको कांड कहा जाता है, और रामचरितमानस के कुल कितने कांड हैं? 7। ये कांड आपको सीक्वेंस में याद रखने चाहिए। KVS PGT हिंदी के एग्ज़ाम में मुझसे पूछा गया था, पहला ही प्रश्न, मतलब प्रश्न के तौर पे, PGT नहीं TGT के एग्ज़ाम में पूछा गया था इंटरव्यू में, कि आप रामचरितमानस के का नाम सुना होगा आपने। मैंने कहा हाँ। तो उसमें कितने अध्याय है? तो मैंने कहा उसमें 7 अध्याय है, 7 कांड के नाम से जो है वो तुलसीदास जी रखते हैं। तो बताइए, नाम बताइए, लेकिन शर्त यह है कि नाम आपको उल्टे क्रम में बताने हैं। तो इसका एक क्रम आप लोग याद रखिए, सही अनुक्रम में ही यहाँ पर पूछा गया है। मैं आपको एक सूत्र बता देता हूँ, उसकी सहायता से आप लोग इसके सभी रामचरितमानस के सभी कांड सीक्वेंस में याद रख सकते हैं। सब बालक आया अरण्य से कि सुंदर लंका उत्तर में नहीं है। ये नहीं मैंने इसलिए जोड़ दिया कि लंका उत्तर में नहीं है, लंका दक्षिण में है, इसलिए नहीं जोड़ दिया। कोई ज़रूरी नहीं है कि नहीं जोड़ा ही जाए। तो ऐसे आपको याद रहेंगे, बालक आया अरण्य से कि सुंदर लंका उत्तर में नहीं है। अब आपको याद रखना है, सबसे पहला कांड है बाल कांड, दूसरा है आया से अयोध्या कांड, तीसरा है अरण्य कांड, चौथा है किष्किंधा कांड, की से किष्किंधा कांड हो गया, पांचवा हो गया आपका सुंदर कांड, छठा हो गया आपका लंका कांड, सातवां हो गया आपका उत्तर कांड। ये सीक्वेंस है। अब आपसे कोई अगर सीधे क्रम में पूछे तब भी बता देंगे, उल्टे क्रम में पूछे तब भी बता देंगे। यहाँ पर क्या प्रश्न है, सही अनुक्रम क्या है? क्या अरण्य के बाद में किष्किंधा कांड है? करेक्ट है। और फिर उसके बाद में अयोध्या कांड है? नहीं, तो ये वाला ऑप्शन गलत। दूसरा बाल कांड, फिर उसके बाद में अयोध्या कांड, फिर है अरण्य कांड, फिर है किष्किंधा कांड,
तो ये वाला आंसर राइट है। फिर सारे ऑप्शन चेक कर लेते हैं। बालकांड, किष्किंधा कांड, अरण्य कांड, ये गलत हो गया सीक्वेंस ही। किष्किंधा पहले हैं और अरण्य बाद में बता दिया है, जबकि अरण्य पहले किष्किंधा बाद में है। चौथा ऑप्शन भी देख लेते हैं। अयोध्या कांड, अयोध्या कांड के बाद में लिखा है इन्होंने अरण्य कांड, ठीक है। फिर उसके बाद बालकांड लिखा है, जबकि बालकांड पहले नंबर पे, तो ये भी गलत है। तो ये सीक्वेंस याद रखिए। ये सीक्वेंस के हिसाब से ये जो है बी ऑप्शन राइट है, ये सही उत्तर है। अब आपको थोड़ा सा ये भी याद रखना है कि बालकांड सबसे बड़ा कांड है, सबसे पहला भी है और सबसे बड़ा कांड भी है, और किष्किंधा कांड सबसे छोटा कांड है। किष्किंधा कांड सबसे छोटा है और बालकांड सबसे बड़ा कांड है रामचरितमानस का। क्लियर। अगला प्रश्न, क्योंकि थोड़ा सा समय ज़्यादा लग रहा है, 20 प्रश्न लिए हैं लगभग मैंने, और 20 प्रश्नों में लगभग 40 मिनट से लग रहे हैं। तो समय को कम करने के लिए मैं क्या करता था, पहले प्रश्न कम लेता था और एक्सप्लेन ज़्यादा करता था, दूसरी चीज़ें ज़्यादा सिमिलर क्वेश्चन ज़्यादा इन्वॉल्व करता था। इस बार मैंने 20 प्रश्न लिए, तो थोड़ा वीडियो ज़्यादा लंबा होगा, आप पूरा देखिए, बड़ा अच्छा लगेगा आपका, आपके बहुत सारे प्रश्न क्लियर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है ये 20वां प्रश्न है कि पत्रिकाओं का संपादकों के साथ सुमेलन करना है। इससे बहुत सारे प्रश्न क्लियर हो जाएंगे आपके। सबसे पहले हिंदी प्रदीप। अब आपको याद रखना है कि हिंदी प्रदीप के संपादक कौन रहे हैं। हिंदी प्रदीप के संपादक कौन रहे हैं, इधर जो नाम दिए गए हैं उसमें बालकृष्ण भट्ट जो है हिंदी प्रदीप के संपादक रहे हैं। अब मैं आपको बता दूं कि हिंदी प्रदीप जो है 1877 में प्रयाग से प्रकाशित होने वाला पत्र था। क्लियर। और इसके हिंदी प्रदीप की पहली प्रति का जो है अनावरण किया था, विमोचन किया था, वो भारतेंदु ने अपने हाथ से किया था। भारतेंदु जी ने इसका विमोचन किया, ये भी याद रखिएगा। 1870 में प्रकाशित हुआ, और कहाँ से प्रकाशित होता था, ये प्रयाग से प्रकाशित होता था। फिर उसके बाद में दूसरा जो है बंगदूत। बंगदूत के कौन है, बंगदूत के संपादक रहे हैं राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय एक और अखबार निकालते थे, एक और पत्रिका निकालते थे जिसका नाम था बंगाल हेराल्ड। बंगाल हेराल्ड। बंगदूत का प्रकाशन भी राजा राम मोहन राय ने किया था, और याद रखना कि ये साप्ताहिक थी, ये साप्ताहिक मैगजीन थी, और ये किस दिन में प्रकाशित होती थी, किस दिन लोगों के पास पहुंचती थी, रविवार के दिन। आजकल ये पूछा जा रहा है कि ये पत्रिका कौन से दिन प्रकाशित होती थी, कहाँ से प्रकाशित होती थी बंगदूत। सिंपल सा क्वेश्चन है, आप उत्तर आप तुक्के से भी दे सकते हैं। ये कलकत्ता से प्रकाशित होती थी। प्रकाशन वर्ष क्या रहा है शुरुआत का, 1829। 1829 से बंगदूत का प्रकाशन शुरू हुआ था। एक्चुअली क्या था कि ये जो बंगदूत पत्रिका है ये 3 भाषाओं में प्रकाशित होती थी। बांग्ला में भी होती थी, हिंदी में भी होती थी, और उर्दू बनारसी में भी होती, 4 सॉरी, बांग्ला, हिंदी, उर्दू और बनारसी, ये 4 भाषाओं में ये पत्रिका प्रकाशित होती थी। और इसकी स्थापना तो राजा राम मोहन राय ने की है। संस्थापकों में ये है, संस्थापक संपादक राजा राम मोहन राय, लेकिन संपादक के तौर पे जो नाम आता है पहले संपादक के तौर पे स्वतंत्र रूप से, वो है नील रत्न हालदार। क्या नाम है, नील रत्न हालदार। ये है आपके बंगदूत के पहले संपादक। नाम याद रखिएगा, पूछा जा सकता है इन दिनों में। फिर उसके बाद आता है तीसरे में उदंत मार्तंड। उदंत मार्तंड का अर्थ पूछ लिया जाता है कई बार। तो उदंत का मतलब उगता हुआ, मार्तंड मतलब सूर्य, उगता हुआ सूर्य या बाल सूर्य, कोई भी अर्थ इसका आप लगा सकते हो। ध्यान रखना ये विशिष्ट इसलिए है क्योंकि पहला समाचार है, ये पहला समाचार पत्र है। साप्ताहिक था, प्रवृत्ति के आधार पर अगर देखा जाए तो ये भी साप्ताहिक पत्र था। कहाँ से निकलता था उदंत मार्तंड, उदंत मार्तंड के क्या नाम है, संपादक है जुगल किशोर। जुगल किशोर इसके संपादक रहे। मैं बाकी वाला एक बार डिलीट कर देता हूँ ताकि इसमें कन्फ्यूजन ना हो। आप लोगों ने नोट कर लिया होगा मेरे हिसाब से। मैं सिर्फ उदंत मार्तंड का कंटेंट ही यहाँ रख रहा हूँ। हाँ, तो उदंत मार्तंड जो है इसके संपादक जुगल किशोर है, और ये कलकत्ता से
निकलता था। क्लियर। और अभी पिछले दिनों कोई एग्जाम में पूछा गया था, डीएसएसबी था शायद, डीएसएसबी के पीजीटी में पूछा गया था कि उदंत मार्तंड कौन से दिन को प्रकाशित होता था? मंगलवार को। ये मंगलवार को प्रकाशित होता था। कब प्रकाशित हुआ था पहली बार? 30 मई 1826 को पहली बार प्रकाशित हुआ था। और 30 मई के दिन ही हम जो है एक विशिष्ट दिन के तौर पे मनाते हैं। कौन सा दिन है बताइए? वो 30 मई हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। वो इसी कारण से मनाया जाता है क्योंकि वो पहले समाचार पत्र के प्रकाशित होने का पहला दिन था। बाद और इसकी भाषा कौन सी रही? इसकी भाषा बड़ी चुटीली अंदाज ली हुई थी। ब्रज और खड़ी बोली का मिश्रण था। इस पत्र की भाषा रही है ब्रज और खड़ी बोली मिश्रित रूप से। अब हुआ क्या, 1.5 साल तक ये अखबार चलता रहा, ये पत्रिका चलती रही। उसके बाद में आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो गई, तो 1.5 साल बाद इस पत्रिका को करना पड़ा बंद। दिसंबर 1827 के आसपास इसको पत्रिका को बंद कर दिया गया, ये कहते हुए कि अब जो है उदंत मार्तंड का प्रकाशन नहीं होगा। जुगल किशोर शुक्ल जी ने उसके 1.5 साल बाद में एक और पत्रिका का प्रकाशन किया जिसका नाम था समदंत मार्तंड। समदंत मार्तंड। और ये समदंत मार्तंड भी अफसोस की बात है कि कुछ समय बाद में ये भी बंद पड़ गया आर्थिक स्थितियों के कारण। क्लियर। नेक्स्ट है मतवाला। मतवाला के संस्थापक सदस्य अलग है, तो ये याद रखें जरूर कि इसके संस्थापकों में नाम जो आता है वो है महादेव प्रसाद। ये एक सेठ थे महादेव प्रसाद, उन्होंने इसकी स्थापना की। साप्ताहिक था ये भी प्रवृत्ति से, और ये भी कहाँ से निकलता था? कलकत्ता से। ये भी कलकत्ता से प्रकाशित होता था। बाद में इसके जो संपादक रहे उनमें शिव पूजन सहाय भी कुछ समय तक रहे, और निराला ने इस पत्र को खूब संभाला है। मतवाला निराला याद रखना, ठीक है। ये कब प्रकाशित हुआ था पहली बार? ये प्रकाशित हुआ था 26 अगस्त के दिन 1923 में। इस मतवाला पत्र की एक विशिष्टता है, ये व्यंग्य पत्रिका के तौर पे अपनी पहचान बनाता है। किस तौर पे ये पहचान बनाता है? ये व्यंग्य पत्रिका के तौर पे पहचान बनाता है मतवाला। क्लियर। ये मतवाला से रिलेटेड काफ़ी जानकारियाँ थी जो मैंने आपको दी और शायद पसंद आई होगी। एक और नाम बच गया रामरक्ष बेनीपुरी का। ये भी एक अपने समय के बहुत ही धुरंधर संपादकों में गिने जाते। छोटी उम्र में ही इन्होंने लिखना शुरू कर दिया था, विभिन्न पत्र पत्रिकाओं के लिए ये लिखते थे कम उम्र में ही। इन्होंने भी कई सारी पत्रिकाओं का संपादन किया है। मैं अगर नाम लिखूं यहाँ पे तो काफ़ी लंबी लिस्ट बन जाएगी। तरुण भारत, और 50 मिनट का वीडियो बन जाएगा। किसान मित्र, और इसके अलावा बालक, युवक, कैदी, कर्मवीर भी है जिसके संपादक भी रहे हैं, जनता, तूफान, और हिमालय, नई धारा। ये सारे पत्र पत्रिकाएं हैं जिनके संपादक रामरक्ष बेनीपुरी रहे हैं। तो ये था आज का वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। बहुत लंबा खींच गया है, 50 मिनट के आसपास का बन गया है, लेकिन हर एक प्रश्न इसमें इम्पोर्टेंट है। और 20 प्रश्न ही नहीं लिए, आप अगर ध्यान से देखेंगे तो एक प्रश्न में 4-4, 5-5 प्रश्न इन्वॉल्व रहे हैं। तो ये लगभग 80 के आसपास प्रश्नों का संग्रह बन जाता है। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया। वीडियो को अपने साथियों तक शेयर कीजिए और लाइक बटन दबाइए, सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे।